आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का इवनिंग शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आपका पेपर हो गया है और इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं किस तरह से जो है आपका पेपर आया था। और यहाँ तक मैं अभी बताऊं तो आपकी जो मैंने आपको 4 सैंपल पेपर करवाए थे, 99% जो है इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिखा है मुझे जो मैंने नहीं बताया हो। ठीक है, तो 4 पेपर आपके करवाए गए थे, तो मुझे लगता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हम आंसर्स पे बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए पेपर कुछ इस तरह से आपका है। ठीक है, बच्चे ने कुछ इस तरह से दिया है मुझे, तो मैंने उसको रीडिजाइन करके जो है आंसर्स जो है साथ में लिखना है, तो मुझे दोबारा से पेपर बनाना पड़ा। उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाता है बनाने में। साथ ही मैं जो है फुल टाइम नहीं देता हूँ इसको, जो है मैं ये पार्ट टाइम मेरा वर्क है, साथ ही मैं अलग काम करता हूँ, तो उसलिए थोड़ा टाइम हो गया। देख लेते हैं पेपर को। तो पेपर जो है आपका जो है ये 2 घंटे का था, सभी को पता ही है। मैक्सिमम 35 नंबर का आपका पेपर होता है फिजिकल एजुकेशन का। सामान्य निर्देश में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है बहुत बार कि आपका किस तरह से जो है सामान्य निर्देश आएगा। तो यहाँ पे सेक्शन आपके टोटल 3 होंगे। सेक्शन ए में 9 प्रश्न होंगे, जिसमें से 7 प्रश्न करने थे आपको। ठीक है, और ये 2 अंक के क्वेश्चन होंगे। वहीं सेक्शन बी में जो है आपको 5 प्रश्न करने थे, 5 क्वेश्चन थे जिसमें से 3 करने थे। और सेक्शन सी में 4 प्रश्न थे, उनमें से 3 करना था। ठीक है, तो ये सब तो आपने देख ही लिया होगा। बाकी हम आते यहाँ से आंसर्स की पर। यहाँ से सेक्शन ए आपका चालू था और क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता रखे थे। ठीक है, अब कोई बच्चा कहेगा कि आप ऐसे ही बोल रहे हो भाई, 4 प्रैक्टिस पेपर जो हमने करवाए थे, वहां आप जाओगे देखोगे 4 प्रैक्टिस पेपर आपके करवाए थे। और 100% भी कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने 99 इसलिए बोला है कि क्या पता कोई चीज छूट गई हो, लेकिन मैंने पूरा पेपर देखा है, तो वो पेपर हमने पहले ही करवा रखा था। ठीक है, तो बाकी जो और सब्जेक्ट है आपके, हिस्ट्री पॉलिटिकल हो गया आपके, उनके प्रैक्टिस पेपर भी जरूर करके जाना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आज की इस वीडियो में जो है हम करने वाले सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, डेफलिम्पिक खेलों की जो शुरुआत है, डेफलिम्पिक्स आएगा यहाँ पे। खेलों की शुरुआत जो है कब हुई और इन खेलों में भाग लेने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है, आपको इसमें बताना था। तो देखिए इसकी जो पहले तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1924 में जो है पेरिस में हुआ था। ठीक है, और इसमें योग्यता पूछी गई थी। तो आप योग्यता, इसमें क्या योग्यता होती है, तो यहाँ पे ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिलिंग ऑफ द डेफ नई दिल्ली, जो बाघीर के खेलों के लिए सबसे उच्च स्तरीय संस्था है। डेफ ओलंपिक्स में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कम से कम जो है खिलाड़ी की बादरीता स्तर जो है 55 डेसिबल होनी तक जो है होनी चाहिए। और प्रतिस्पर्धा के दौरान जो है खिलाड़ी किसी भी प्रकार के सुनने वाले यंत्र का जो है प्रयोग नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे इसका जो है ये पूछा गया था। यहाँ पे आप इसको ये लिखते आंसर 2 नंबर का था। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, वो पूछा गया था दूसरा, पद्मासन। ठीक है, पद्मासन के कोई 2 लाभ आपको बताने थे। तो यहाँ पे मैंने आपको जो है कई सारे लाभ बता रखे, जहां मैंने आपको जब आपके प्रैक्टिस पेपर करवाए गए थे तब भी बताया था कि पद्मासन क्या है। ध्यान के लिए पद्मासन एक अति उत्तम योग अभ्यास है, जो आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक की ओर ले जाता है और ध्यान की ओर अग्रसर करते हुए आपको शांति तथा धैर्य जो है प्रदान करता है। बाकी मैंने इसके बहुत सारे पॉइंट यहाँ नीचे लिख रखे हैं, आप देख सकते हो। दूसरा है, इस आसन के अभ्यास से आपके चेहरे में जो है एक नई प्रकार की रौनक आ जाती है। ठीक है, रौनक आ जाती है और आपका चेहरा खिला खिला लगता है। रीढ़ की हड्डी जो है मजबूत बनाता है इससे। ये पाचन जो क्रिया होती है उसको बेहतर करते हुए कब्ज को जो है दूर करने में बहुत सहायक होता है। आगे है, स्मृति बढ़ाने में सहायक है। पद्मासन एकाग्रता को बढ़ाता है और पेट के अंगों को स्वस्थ बनाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको 7 पॉइंट बता दिए, जिसमें से आपको 2 लिखने थे। आगे आते हैं नेतृत्व के। देखिए एक और मैं पॉइंट ऐड कर दूं इसमें, कि अगर आप आंसर की देख रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आंसर्स मैंने लिए हैं तो सभी पॉइंट नहीं लिए। इसके अलावा भी आपने जो है पॉइंट डाले होंगे, तो वो भी सही हो सकता है। इसके अलावा और भी इसके पॉइंट निकलते हैं। ठीक है, तो आपने वो भी लिखा हो तो वो भी सही है। काफी बच्चे डर जाते कि मैंने ये नहीं लिखा। ठीक है, तो आपने वो भी लिखा होगा तो वो भी सही होगा, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पूरा का पूरा आपको पैराग्राफ दिखाऊं, बस आंसर दिखा देता हूँ कि आप लिख सकते थे। नेतृत्व के किन्हीं 2 गुणों को पूछा गया था। तो देखिए इसमें भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन मैंने कुछ लिए हैं। समय का पाबंद हो गया, खुला दिमाग, दूरदृष्टि होनी चाहिए, साहसी और आत्मविश्वासी, एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, दृढ़ निश्चय और उत्साही। इसके अंदर आप ये पॉइंट लिख सकते थे, और वह अन्य जो बिंदु है, आप अन्य जो है पॉइंट वो भी लिख सकते थे। ठीक है, इसमें आप पढ़े होंगे, मैंने आपको बताया होगा, पूरा का पूरा मैंने बता रखा है इसमें। वृद्धि और विकास में अंतर पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4 है।
तो वृद्धि और विकास में अंतर देख लेते। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका मॉर्निंग शिफ्ट में भी पूछा गया था। वृद्धि का अर्थ होता है आकार, भार, लंबाई, चौड़ाई आदि में बढ़ोतरी, और विकास का अर्थ क्या होता है, शरीर में गुणात्मक परिवर्तन से, जैसे बच्चे की कार्य कुशलता, कार्य क्षमता और व्यवहार में प्रगति। तो ये आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए ब्लड डोपिंग के विभिन्न प्रकार, ये भी क्वेश्चंस मैंने बताया था आपको। ब्लड डोपिंग बताया था जिसके दो प्रकार थे, ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग और आपका होमोलोगस ब्लड डोपिंग। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन कर देंगे कुछ इस तरह से। जैसे ऑटोलोगस जो ब्लड डोपिंग है, खेल प्रतियोगिता से कुछ हफ्ते पहले खिलाड़ी के रक्त जो है चढ़ा दिया जाता है, इसे ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग कहते हैं। ठीक है, जब खेल होता है शुरू, उससे कुछ पहले जो है, एक हफ्ते पहले, ठीक है, वहां पे जो है ब्लड यानी खून चढ़ा दिया जाता है, तो इसे ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग कहते हैं। और होमोलोगस ब्लड डोपिंग, जब एक व्यक्ति के शरीर से ताजा रक्त लेकर सीधा दूसरे खिलाड़ी के शरीर में चढ़ा दिया जाता है, तो इसे होमोलोगस ब्लड डोपिंग कहते हैं। इससे लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी करके मांसपेशियों में ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यहाँ पहुंचाने आएगा, हो जाती है। इस प्रकार मांसपेशियों की सहन क्षमता बढ़ती है, और जो प्रकार मांसपेशियों को सहन क्षमता बढ़ती है, ठीक है, और इस प्रकार आएगा, इस प्रकार जो है मांसपेशियों की क्या है, सहन क्षमता जो है बढ़ जाती है, तो खेल का प्रदर्शन और एरोबिक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। तो ये भी दो प्रकार मैंने आपको पहले भी बता रखे थे, ये भी क्वेश्चन आया है। पैरालंपिक खेलों पर संक्षिप्त जो है टिप्पणी करना है, छठा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो पैरालंपिक्स क्या होता है, पैरालंपिक्स खेल दिव्यांग एथलीट के लिए बहु खेल गतिविधि है। ये खेल विशेष रूप से ऐसे दिव्यांग जिनकी मांसपेशियों की क्षमता में असमानता, गतिविधि की सीमा में, ठीक है, गतिविधि की सीमा में कमी, अंग दोष, पैरों की लंबाई में अंतर, दृष्टि दोष और मस्तिष्क पक्षाघात, ठीक है, जैसे शारीरिक दिव्यांगता वाले खिलाड़ी जो है प्रतिभागी होते हैं। सर्वप्रथम पैरालंपिक जो खेल है उसका आयोजन 1960 में रोम इटली में हुआ था, और इन खेलों का जो मुख्यालय है बॉन जर्मनी में जो है स्थापित है। पैरालंपिक्स खेलों का जनक जो है डॉक्टर लुटविन गटमैन को कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपने देख लिया पैरालंपिक्स के बारे में, छठा क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन पे आते। सातवां क्वेश्चन था आपका, यौगिक क्रियाओं के नित्य अभ्यास से होने वाली किन्हीं दो लाभों की संक्षिप्त आपको चर्चा करनी है। तो यौगिक क्रियाओं के नित्य अभ्यास से होने वाले किन्हीं दो लाभ, तो यहाँ पे जो है नासिक मार्ग को जो है साफ शुद्ध करने की एक क्रिया है। ठीक है, आहार नली की सफाई हो जाती है इससे। आमाशय अंगों की मालिश व सशक्तिकरण, आंत को धोने व सुदृढ़ बनाने की तकनीक, मस्तिष्क के अग्र भाग के शुद्धिकरण के लिए श्वास तकनीक। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके पॉइंट है यहाँ पे। और भी इसका एक पॉइंट है गहन ध्यान लगाने की प्रक्रिया, एकाग्रता की शक्ति के लिए। तो इसके बहुत सारे लाभ थे, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए हैं। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका आठवां, खेल चोटों से बचाव के लिए किन्हीं दो उपायों के बारे में पूछा गया। तो मैंने यहाँ 4 उपाय लिख रखे हैं। सबसे पहला, उपयुक्त शारीरिक दशा। उपयुक्त शारीरिक दशा में होना, किसी भी खेल या प्रशिक्षण में भाग लेने से पहले आपको उस खेल के लिए जो उपयुक्त शारीरिक दशा है उसका स्तर में जो है आना बहुत जरूरी है। अर्थात मतलब पर्याप्त शारीरिक पुष्टि का स्तर होना चाहिए। उस खेल के लिए जो है आवश्यक जो भी क्रियाएं होती है आपको जो है आनी चाहिए। जैसे जूडो के अभ्यास से पूर्व जो आपको गिरने का अभ्यास जो है सीखना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल भी बता रखा है। दूसरा, सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग। जैसे किसी भी खेल में आप देखेंगे तो क्या होता है कि क्रिकेट ही ले लीजिए, तो वहां पे क्या है, किसी भी खेल को खेलने से पहले उस खेल में प्रयोग होने वाला सुरक्षात्मक उपकरण जैसे हेलमेट, दस्ताने, पैड व दौड़ने के लिए जूतों का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों को हमें पहले ले लेना चाहिए। आगे है तीसरा भी मैंने बता रखा है, खेलों से पूर्व शरीर को गरमाने से व्यक्ति का जो शरीर तथा दिमाग है, हृदय मानसिक रूप से तैयार हो जाता है, जिससे चोटों का खतरा कम हो जाता है। और चौथा है प्रचुर मात्रा में नींद लेना। नींद आपके शरीर को प्रशिक्षण के दौरान होने वाली थकान व पुनः शक्ति जो है प्रदान करने में सहायक है। पुरानी चोटों से जो है बचने के लिए आपको पर्याप्त नींद लेना चाहिए। तो इसका चौथे का आंसर आप कुछ इस तरह से लिख देंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां, साहसिक खेलों में भाग लेने से क्या लाभ होते। तो देखिए, साहसिक खेल कौन से होते हैं, जो जोखिम भरे होते हैं, एडवेंचर वाले खेल होते हैं। ठीक है, उसमें कई सारे खेल आते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा रिवर राफ्टिंग हो गया, पर्वतारोहण, ठीक है, और भी बहुत सारे खेल आते हैं। तो उसमें क्या लाभ होता है उससे, तो देखिए प्रकृति के साथ जुड़ना। अधिकतर खेलों में आउटडोर क्रियाकलाप यानी
हम बाहर की तरफ ही मतलब किसी अपने स्थान को छोड़ के बाहर जाते हैं तो आउटडोर बोलते हैं उसे। क्रियाकलाप जो है इसमें शामिल होते हैं जो प्रतिभोगियों को प्रकृति के साथ जुड़ने का क्या अनुभव प्राप्त करने का सुअवसर देते हैं। प्रतिभागी प्रकृति के नजदीक आते हैं और प्रकृति के साथ यह जुड़ाव प्राकृतिक वातावरण का अनुभव प्रदान करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे साहसिक खेलों में एक ये पॉइंट आप डाल सकते हैं, अतिरिक्त ऊर्जा का उचित प्रयोग। अतिरिक्त ऊर्जा का उचित प्रयोग। साहसिक खेल प्रतिभोगियों को उनकी अतिरिक्त ऊर्जा तथा उत्साह को एक सकारात्मक तथा स्वस्थ दिशा प्रदान करते हैं जिससे वे अपना सर्वांगीण विकास करने में सफल हो सकते हैं। और तीसरा पॉइंट कुछ इस तरह से है, एकाग्रता विकसित करना। कोई भी साहसिक खेल बिना एकाग्र हुए नहीं किया जा सकता। साहसिक खेलों में भाग लेकर एक व्यक्ति में अनुभवों की श्रृंखला को आत्मसात करने की योग्यता आती है। इस प्रकार व्यक्ति की ध्यान केंद्रित करने की योग्यता बढ़ती है जिससे उसकी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। तो कुछ इस तरह से यहाँ आप इसका आंसर कर लेंगे कि साहसिक खेलों में भाग लेने के क्या क्या लाभ है। ठीक है, इजी था। और यहाँ आपका सेक्शन जो ए है पूरा खत्म हो जाता है। 9 क्वेश्चन थे सेक्शन ए में। आई होप कि आपको ने जो है अच्छे से पेपर दिया होगा और ये 9 क्वेश्चन तो आपके ये 2-2 नंबर वाले थे। आप आगे आते हैं हम सेक्शन बी पे। सेक्शन बी है आपका 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे, इसमें 3 अंक के क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले हम 10वें क्वेश्चंस पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका किशोर अवस्था से संबंधित किन्हीं 3 समस्याओं का जो है आपको बताना है। और यहाँ पे 3 समस्या यहाँ पूछी गई है। वहां जो पूछा गया था आपका मॉर्निंग शिफ्ट में वो समस्याओं से निपटने के उपाय जो है पूछा गया था। ठीक है, तो हम बात करते हैं, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हम बात करते हैं इसके आंसर्स की। तो शारीरिक समस्याएं हो गई, आत्मसात जागरूकता में वृद्धि, यौन संबंधी समस्याएं, मित्र मंडली के साथ संबंध और करियर के चुनाव के साथ में मतलब बहुत सारी इनको जो है प्रॉब्लम होती है। करियर को लेकर भी प्रॉब्लम होती है, मित्र मंडली के साथ के संबंध, यौन संबंधी समस्याएं जो है, आत्म जागरूकता में वृद्धि, शारीरिक समस्याएं। तो यहाँ पे इनकी ये समस्याएं थी। यहाँ पे समस्याएं पूछा गया था, वहां समस्या से निपटने के उपाय क्या क्या है। 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो खेल प्रशिक्षण के किन्हीं 3 सिद्धांतों को जो है विस्तृत व्याख्या करनी है। खेल प्रशिक्षण के किन्हीं 3 सिद्धांत, तो मैंने यहाँ पे 3 की बजाय 5 लिखा है और मैंने ये क्वेश्चंस भी करवाए थे। ठीक है, अतिभार का सिद्धांत, प्रगति क्रम का सिद्धांत, निरंतरता का नियम, विविधता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत। तो यहाँ पे ये आप इसके अंदर लिखना था आपको। इसके अलावा और भी है, अगर आपने और भी पॉइंट अन्य पॉइंट भी इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अन्य पॉइंट भी है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 12वां है, ये पूछा गया था वृक्षासन करने की विधि और वृक्षासन से होने वाले लाभ। तो ये क्वेश्चंस भी मैंने बहुत अच्छे से करवाया था। वृक्षासन की विधि क्या है यहाँ पे देखेंगे, तो वृक्षासन की विधि देख लेते हैं हम। ताड़ासन में खड़े हो जाए, ठीक है, और दाएं घुटने को मोड़े और दाएं पैर के पंजे को बाई जांघ पर जितना ऊपर हो सके उतना टिकाए। एड़ी ऊपर की तरफ हो और पंजे जमीन की तरफ हो। बाईं पैर पर सारे शरीर का वजन संतुलित करते हुए सीधे खड़े रहे। तब जब संतुलन ठीक से बन गया तो तब जो है बाजुओं को ऊपर उठाए और सिर को के सीधा ऊपर दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ ले। इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए जो है सामने की तरफ किसी जगह पर दृष्टि केंद्रित करे और उसे लगातार देखते रहे। जब इस मुद्रा में संतुलन बनाने में आप निपुण हो जाए कोशिश करें कि सिर ऊपर की ओर उठाकर दृष्टि उंगलियों पर केंद्रित करें। 30 से 60 सेकंड इसी मुद्रा में रहना है और सामान्य रूप से जो है श्वास लेते रहना है। ठीक है, आसन से बाहर निकलने के लिए सारे स्टेप विपरीत क्रम में करें, दूसरी ओर ये सारे स्टेप जो है दोहराए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह जो है वृक्षासन के जो विधि है ये हो गया। अब इसके लाभ क्या है, तो इसके लाभ भी मैंने कई सारे बता रखे। इससे क्या घुटनों के दर्द के लिए जो है लाभकारी होता है। यह आसन एड़ियों के दर्द को कम नहीं करता बल्कि एड़ियों का लचीलापन भी बढ़ाता है। ठीक है, पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इससे गठिया का दर्द और सुन्न होने की जो समस्या होती है उससे दूर हो जाते हैं। इस आसन के अभ्यास से आप तनाव चिंता को बहुत हद तक जो है कम कर सकते हैं। छोटे बच्चों को इस आसन का अभ्यास कराने से कद बढ़ाने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और भी इसके पॉइंट देख लेते हैं, मैंने बहुत सारे इसके पॉइंट ले रखे। इसके नियमित अभ्यास से आप जो है डिप्रेशन से निजात पा सकते हैं। इसको विशेषज्ञ के सामने करने से नस की परेशानियों से जो है बचा जा सकता है। यह शरीर की चर्बी को गलाने में सहायक है और इसके अभ्यास से शरीर में संतुलन बढ़ता है। यह रीढ़ की हड्डी को मजबूत करते हुए इसको स्वस्थ जो है रखता है। तो कुछ इस तरह से जो है वृक्षासन के लाभ थे और वृक्षासन की विधि आपको मैंने बताया। अब आते ये क्वेश्चन देखिए, अब ये 3-3 नंबर के थे, मैंने आपको ज्यादा करके बताया कि आपने कुछ भी तो लिखा हो इसके अंदर पॉइंट से। ठीक है,
तो इसीलिए मैंने ज्यादा करके बताया। 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के मुख्य 3 उद्देश्यों के ब्यौरा आपको प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है 3 उद्देश्य है आपके। मैंने कई सारे उद्देश्य यहाँ पे बता रखे हैं, जिसमें शारीरिक शिक्षा की सेवाएं प्रदान करना, गामक कौशल का विकास, आत्मसम्मान को विकसित करना, शरीर यांत्रिकी के ज्ञान का विकास, खेलों में सक्रिय भागीदारी में वृद्धि करना, समाजीकरण का विकास करना, खेल भावना को जो है बढ़ावा देना। तो कुछ इस तरह इसका कर लेंगे आप। 14वें क्वेश्चन पे आए तो 14वां क्वेश्चन जो है पर्वतारोहण और रिवर राफ्टिंग के लिए पूछा गया है। इनको आपको जो है एक्सप्लेन करना है। तो पर्वतारोहण क्या होता है? पर्वतों पर चढ़ाई, ठीक है। और ये एक क्या है? ये एक साहसिक खेल है जिसमें एडवेंचर आता है, जोखिम होता है। तो पर्वतारोहण एक अन्य साहसिक खेल है जो पूरे विश्व में व्याप्त है। पर्वतों की चोटियों ने मनुष्य को सदा आकर्षित किया है। उनकी ऊंचाई ने मनुष्यों की भावना अथवा मनोवृत्ति को चुनौती दी है। बहुत से बलवान एवं साहसी व्यक्तियों ने इन चुनौतियों को क्या स्वीकारा है तथा विश्व में बहुत सी चोटियों पर पहुंचने व चढ़ने के प्रयास किए हैं। इनमें से कुछ सफल होते हैं तो कुछ असफल हो जाते हैं, ठीक है। कुछ को अपने प्राण जो है गंवाने पड़े। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है, जिस पर कई पर्वतारोहियों ने चढ़ने का प्रयास किया। न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी तथा नेपाल के तेनजिंग नोर्गे, ठीक है, विश्व के सबसे पहले व्यक्ति थे जो इस चोटी पे 29 मई 1953 को पहुंचने में जो है सफल हुए थे। तब से अब तक जो है तब से लेकर अब तक कई पर्वतारोहियों ने इस चोटी पर पहुंचने में सफलता पाई है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पर्वतारोहण के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, आई होप कि आपको समझ आया होगा और कुछ इस तरह से आपने लिखा। रिवर राफ्टिंग क्या होता है? तो आपने ये ज्यादातर टीवी में देखा होगा। रिवर राफ्टिंग भी साहसिक खेलों में से एक प्रमुख क्रियाकलाप या गतिविधि है। यह वास्तव में एक रोमांचक खेल क्रियाकलाप है। निरंतर बहते हुए पानी के ऊपर उछलते तथा चक्कर काटते हुए राफ्टिंग करना वास्तव में साहसिक क्रियाकलाप है। श्वेत जल राफ्टिंग इसका लोकप्रिय नाम है। 1970 के दशक के मध्य यह साहसिक खेल काफी जो है लोकप्रिय हो गया। यह एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण खेल है। इसमें नदियों के रास्ते यात्रा करते हुए राफ्टिंग का जो है प्रयोग शामिल है। विश्व में बहुत सी राफ्टिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। यह बहते हुए बेकाबू असीम जो है पानी में नौका चलाने का एक रोमांचक अनुभव प्रदान करता है। तो ये सब आपने भी देखा होगा रिवर राफ्टिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। और ये बहुत खतरनाक होता है, उनको नहीं करना चाहिए जिन्हें तैरना नहीं आता है। आगे आते हैं सेक्शन सी पे। भाग आपका स है, ठीक है, सेक्शन सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 15वां है। खेल मनोविज्ञान को आपको परिभाषित करना और खेल मनोविज्ञान के किन्हीं तीन महत्व को बताना है। सारे क्वेश्चन करा रखे थे अभी तक जो भी क्वेश्चन आए, ठीक है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा और जरूर आप जो है प्रैक्टिस पेपर जो हिस्ट्री पॉलिटिकल, ठीक है, उसका है वो जरूर कर ले। जो भी आपका पेपर है सभी के प्रैक्टिस पेपर हम करवा दिए हैं, 4 करवा रखे हैं हमने, तो चारों को कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। खेल मनोविज्ञान को परिभाषित करना इसमें और खेल मनोविज्ञान के 3 महत्व। तो खेल मनोविज्ञान होता क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं। खेल मनोविज्ञान वह क्षेत्र है जो मनोविज्ञान तथ्यों, सीखने के सिद्धांतों, प्रदर्शन और खेल कूद में मानवीय व्यवहार के संबंधों में लागू होता है। खेल मनोविज्ञान के महत्व क्या है? तो सबसे पहला है प्रदर्शन में सुधार। खेल मनोविज्ञान एथलीटों या खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए आत्मविश्वास में सुधार करने में जो है सहायता करता है। खेल मनोविज्ञान का ज्ञान खिलाड़ियों को वैज्ञानिक तरीकों से उनके व्यवहार में परिवर्तन कर उनके प्रदर्शन और व्यक्तित्व में सुधार करता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से पहला पॉइंट डाल देंगे। दूसरे पॉइंट पे आएंगे तो प्रेरणा और प्रतिक्रिया। उचित प्रेरणा और प्रतिक्रिया खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाती है। यह खिलाड़ियों को परामर्श देती है कि वे प्रदर्शन में सुधार किस प्रकार ला सकते हैं। यह खेल मनोविज्ञान द्वारा निर्देशित किया जाता है, ठीक है। तीसरा है अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में सहायक। खेल मनोविज्ञान प्रशिक्षकों को अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में मदद करता है। इस ज्ञान के द्वारा उन्हें खिलाड़ियों के व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। इसके साथ वह उन्हें अच्छे तरीके से प्रशिक्षित कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साथ आएगा, इसके साथ जो है ये वह उनके अच्छे तरीके से प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है ये हो जाएगा आपका 15वां क्वेश्चन। आगे आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। योग के तत्वों को पूछा गया था। योग के तत्व जो थे उसको सूचीबद्ध करना है कि नहीं 3 योग के तत्वों की जो है आपको व्याख्या करनी है। तो देखिए योग के तत्वों का वर्णन अष्टांग योग के रूप में किया जा सकता है। अष्ट का अर्थ होता है 8 और अंग का अर्थ होता है अवयव या शाखा।
इस प्रकार अष्टांग योग का अर्थ 8 अंगों का योग है और यहाँ पे मैंने आपको 8 बता रखे, इसमें से आपको जो है 3 पूछा गया था। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका यम आ जाएगा, ठीक है। यम 5 सिद्धांत है जो एक ऐसी आचार संहिता की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं जिसका दुनिया में रहते हुए किसी व्यक्ति द्वारा पालन किया जाना चाहिए, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है पहला हो गया यम का। दूसरा आपका नियम आ जाता है, ठीक है। नियम आ जाएगा तो नियम आत्म को जो है सुधारने के लिए नियमावली है। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी, ध्यान। आसन आ जाता है, आसन योग की विभिन्न मुद्राएं है। प्राणायाम, ठीक है। प्राणायाम विभिन्न श्वसन तकनीकों का अभ्यास है जिसमें प्राणायाम में श्वास अंदर लेना, श्वास को अंदर रोकना और श्वास छोड़ना। यहाँ पे पूरक, कुंभक और रोचक तीनों मैंने आपको बता रखे। फिर इसके टोटल 8 है, ठीक है। यहाँ पे आपसे 3 पूछे गए थे, मैंने 8 बता रखे। प्रत्याहार, मन और ज्ञान इंद्रियों को विषयों से हटाकर परमात्मा से जोड़ना। छठा आपका है धरण। धरण मन को एक एकाग्रता है, धरण मन की क्या है, एक एकाग्रता है। फिर ध्यान आ जाएगा। ध्यान मन की पूर्ण एकाग्रता की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक एकाग्र रह सकता है और ध्यान लगा सकता है। और समाधि, समाधि एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देता है, यह व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से मिलाप है। तो यहाँ पे टोटल 8 मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, योग के तत्वों के बारे में। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 17वां क्वेश्चन है आपका विशेष शिक्षण कौन होता है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता एक वॉक चिकित्सक एवं शारीरिक शिक्षक किस प्रकार करते हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैंने ले रखे थे आपके जब मैंने प्रैक्टिस पेपर करवाया था। तो विशेष शिक्षक क्या होता है यहाँ पे आपका एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। विशेष शिक्षक, यह एक विशेष शिक्षक वह होता है जो उन बच्चों और युवाओं के साथ साथ काम करते हैं जिनमें गंभीर जो है संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक अक्षमताएं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और क्रियाओं का सृजन भी करता है तथा उन्हें लागू भी करता है। और फिर पूछा गया था वॉक चिकित्सक, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपका पूछा गया है वॉक चिकित्सक और शारीरिक शिक्षा शिक्षक, तो इसके बारे में पूछा गया था किस प्रकार जो है भूमिका निभाते हैं इनमें। तो यहाँ पे वॉक चिकित्सक है, ये क्वेश्चन जो है मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। वॉक भाषण या आप चिकित्सक कह सकते हैं, एक प्रशिक्षित मेडिकल प्रोफेशनल होता है जो बच्चों को कई तरह के मौखिक विकारों जैसे निगलने में परेशानी, गामक कौशल, भाषण, ठीक है, भाषण समस्या, संज्ञानात्मक भाषाई स्थिति और भाषा में मदद करते हैं। और शारीरिक शिक्षा शिक्षक जो है किस तरह भूमिका निभाते हैं, तो शारीरिक शिक्षा के शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऐसी शारीरिक क्रिया उपलब्ध कराते हैं जो उनके दबाव, तनाव, चिंता और कार्यक्रम, संज्ञानात्मक कार्यों और शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करने के लिए बहुत प्रगतिशील भूमिका निभाते हैं। सामाजिक कौशल और सहयोगी समूह कार्यों को शारीरिक शिक्षा की अलग अलग क्रियाओं द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है आपको लिखना था, ठीक है। यहाँ पे हो गया 17वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। 18वां क्वेश्चन है आपका प्रतिबंधित पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में आपको बताना था। तो बहुत इजी था ये, ठीक है। जो भी प्रतिबंधित पदार्थ है उसके दुष्प्रभाव क्या क्या हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है। इसका आदि हो सकते हैं, हृदय संबंधी जो समस्या है वो हो सकती है, किडनी और लीवर पर जो है इसका खराब प्रभाव पड़ता है, असंतुलित मनोवैज्ञानिक व्यवहार, नपुंसकता, ठीक है, नपुंसकता, डिहाइड्रेशन और पाचन संबंधी समस्या, ये आपके जो है इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करने थे। तो ये था आपका जो है इवनिंग शिफ्ट का फिजिकल एजुकेशन का पेपर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आपको आंसर लिखना था। और मैं ये मानता हूं कि सभी बच्चों का लगभग जो है पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अगर बच्चों ने प्रैक्टिस पेपर देखे, इंपॉर्टेंट जो भी आपको बताए गए वो देखा होगा, तो पेपर आपका जो है रियली में बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा आपका राइट साइड, जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा, इस पे क्लिक करके बेल आइकन को जो है ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। इससे जब हम कोई भी नई वीडियोस डालेंगे, आपकी सैंपल पेपर हो गया, प्रैक्टिस पेपर हो गया, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आप हमारी वीडियोस देख पाओगे। तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।